हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स जानिए अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि करेंसी के डिवैल्यूएशन का कारण क्या है और समझने की कोशिश करेंगे कि एक देश के लिए इसके मायने क्या होते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप भारतीय करेंसी के डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होते हुए इस चार्ट को देखिए। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? जी हाँ दोस्तों, मोदी जी के सवाल जो उन्होंने विपक्ष में रहते हुए पूछे थे, आज खुद उनके लिए मुश्किल का कारण बन सकते हैं। सत्ता में बैठे किसी नेता के लिए इसका जवाब देना बहुत कठिन है। पसीने छूट जाएंगे, सीने से हवा निकल जाएगी। लेकिन एक जनता के रूप में हम इसकी समीक्षा तो कर ही सकते हैं। असल में रुपए का डिवैल्यूएशन कोई नई बात नहीं है। रुपया डिवैल्यूएट होना तो तब से ही शुरू हो गया था जब 1993 में हिंदुस्तान में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाया गया था। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब है कि आपके करेंसी का वैल्यू मार्केट में आपके करेंसी के डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करेगा। दोस्तों, एक्सचेंज रेट के ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो पहले ही बना दिया है। उसका लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके साथ साथ आपको आज की वीडियो के ऊपर हिंदी में लिखित आर्टिकल noeconomics.in वेबसाइट में मिल जाएगा। उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि रुपए का डिवैल्यूएट होना कोई नई बात नहीं है और इसका डिवैल्यूएशन तो तब से शुरू हो गया था जब से हिंदुस्तान में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का सिस्टम अपनाया गया था। इसमें नया बस इतना है कि पहली बार देश में रुपए के गिरते हुए वैल्यू को देश के सम्मान और प्रधानमंत्री की साख से जोड़कर एक काल्पनिक गौरव पैदा करने की कोशिश की गई थी। ऐसा करना मात्र एक राजनीति थी और इसमें कोई समझदारी नहीं है दोस्तों। इसका खामियाजा आज सत्ता में बैठे लोगों को उठाना पड़ सकता है। बस इस पर उनसे तीखे सवाल नहीं पूछे जाते हैं कि आपकी बड़ी बड़ी बातों का क्या हुआ। खैर, ये एक राजनीतिक मसला है। चलिए हम बिना राजनीतिक हुए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर यानी जब करेंसी का वैल्यू मार्केट द्वारा तय होता है, तब किसी समय एक देश की करेंसी का वैल्यू क्या होगा, ये एक साथ बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। कोई भी एक फैक्टर या कोई एक इंस्टीट्यूशन करेंसी के वैल्यू को तय नहीं कर सकती है। अगर हम इसे भारत के संदर्भ में समझें तो इसका मतलब होगा कि भारत सरकार या भारत सरकार की कोई भी एक संस्था रुपए के वैल्यू को एग्जैक्टली तय नहीं कर सकती है कि यह डॉलर के मुकाबले कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि सरकार कुछ समय के लिए करेंसी के वैल्यू को थोड़ा इन्फ्लुएंस जरूर कर सकती है। चलिए हम उन फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं जो करेंसी के वैल्यू को इन्फ्लुएंस करती है, उन्हें प्रभावित करती है। दोस्तों, करेंसी का वैल्यू हमेशा पेयर में मापा जाता है, यानी विदेशी करेंसी के मुकाबले हमारी करेंसी का वैल्यू क्या होगा। अगर हम इसे डॉलर और रुपए के अकॉर्डिंग समझें तो हम ये कहेंगे कि $1 के मुकाबले रुपए की कीमत क्या होगी। दोस्तों, पहली चीज जो देश की करेंसी के वैल्यू को प्रभावित करती है वो है देश का करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट का मतलब है कि हम कितने रुपए के बराबर गुड्स एंड सर्विसेज एक फॉरेन कंट्री को बेचते हैं और कितने रुपए के बराबर गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन कंट्री से खरीदते हैं। यानी करंट अकाउंट का मतलब देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट के उस अकाउंट से है जिसमें देश के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कीमत का हिसाब रखा जाता है। जब देश में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट बिल अधिक हो उसके इंपोर्ट बिल से, तो इसका मतलब होगा कि करंट अकाउंट सरप्लस में है। और जब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट बिल कम हो जाए और इंपोर्ट बिल अधिक हो जाए तो इसका मतलब होगा कि देश का करंट अकाउंट डेफिसिट में है। जब देश का करंट अकाउंट डेफिसिट में होता है तो इसका मतलब होता है कि हम विदेशी करेंसी की डिमांड कर रहे हैं। जब हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो असल में हम विदेशी करेंसी की डिमांड करते हैं, क्योंकि इंपोर्ट का पेमेंट हमें विदेशी करेंसी में करना होता है। जब हम अमेरिकी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं तब हम रुपए को डॉलर में बदलकर अमेरिका को पेमेंट करते हैं।
इससे भारत के फॉरेन रिजर्व में डॉलर की संख्या में कमी आती है, जिससे देश की करेंसी की कीमत गिरती है। ठीक इसके उलट जब अमेरिका को गुड्स एंड सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं तो अमेरिका हमसे रुपए की डिमांड करता है और अपने डॉलर को इंडियन रुपए में बदलता है, जिससे कि वो इंडियन प्रोड्यूसर्स को उनके एक्सपोर्ट के बदले पेमेंट कर सके। इससे भारत में फॉरेन रिजर्व में वृद्धि होती है और रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि जब रुपए का डिमांड बढ़ेगा तो रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक इसके उलट जब हम यूएस डॉलर की ज़्यादा डिमांड करेंगे तो यूएस डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि करेंसी का वैल्यू पेयर में मापा जाता है, इसलिए अगर एक करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियसली दूसरी करेंसी की कीमत घटेगी। चलिए अब हम इस बात की समीक्षा करते हैं कि क्या भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, क्या इसलिए रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ सालों का डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा नहीं है। ये 2014 में जीडीपी का 1.3% थे, जो 2018 में बढ़कर जीडीपी का 2.1% हो गई। डेफिसिट का 2.1% होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम वर्ल्ड बैंक का डेटा देखें तो यूनाइटेड स्टेट का करंट अकाउंट डेफिसिट 2018 में जीडीपी का 2.4% थे, यूनाइटेड किंगडम का 3.9%, ब्राज़ील का 2.2% और साउथ अफ्रीका का 3.6% थे। इस हिसाब से देखा जाए तो भारत का करंट अकाउंट घाटा एक ठीक ठाक रेंज में है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। चलिए अब एक दूसरे फैक्टर पर नज़र डालते हैं जिसका प्रभाव करेंसी के एक्सचेंज रेट पर बहुत अधिक पड़ता है। यह है इन्फ्लेशन। दोस्तों, इन्फ्लेशन का मतलब है कीमतों में वृद्धि का होना। जब कीमतें बढ़ती हैं तो करेंसी की उसी मात्रा से पहले की तुलना में कम चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। आपने गौर किया होगा कि 100 रुपये से 5 साल पहले आप जितनी चीज़ें खरीद पाते थे, अब उतनी ही चीज़ें उसी 100 रुपये से आप नहीं खरीद पाते हैं। इसे हम रुपए का परचेजिंग पावर कम होना कहते हैं। आप इसे सीधे सीधे इस तरह से कह सकते हैं कि 100 रुपये का वैल्यू 5 साल पहले जो था अब उससे कम हो गया है। यानी हम यह कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से करेंसी का वैल्यू कम हो जाता है। अगर इन्फ्लेशन की वजह से रुपए का वैल्यू कम हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि अब $1 खरीदने के लिए हमें पहले की अपेक्षा ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे, यानी एक्सचेंज रेट में रुपया कमज़ोर होगा। चलिए देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन रेट की क्या हालत रही है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत के अंदर पिछले 10 सालों में इन्फ्लेशन रेट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखी गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2011 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 11.99% थी, जो 2017 में घटकर 2.49% तक पहुंच चुकी थी। 2018 में यह फिर से बढ़कर 4.86% हो गई और 2019 में यह 7.7% हो गई। दोस्तों, अक्सर उन देशों की करेंसी की कीमत ज़्यादा देखी जाती है जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जहां बहुत लंबे समय में इन्फ्लेशन रेट एक लोअर लेवल में स्थिर बना हुआ रहता है। जो आप यहाँ पिछले 30 सालों के इंडिया और यूएसए के इन्फ्लेशन रेट को कंपेयर करके देख सकते हैं। यहाँ ब्लू लाइन में यूएसए का इन्फ्लेशन रेट दिखलाया गया है और यहाँ ऊपर ग्रीन लाइन में इंडिया का इन्फ्लेशन रेट दिखलाया गया है। आप देख सकते हैं कि यूएसए में इन्फ्लेशन रेट ड्यूरिंग द ईयर स्टेबल है और 1992 के बाद 4% से ऊपर नहीं गया है, जबकि आप इन्हीं सालों में इंडिया के इन्फ्लेशन रेट को देख सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, असल में एक डेवलपिंग इकोनॉमी में जहां जीडीपी में हर साल तेज़ी से वृद्धि करना जरूरी होता है, वहां इन्फ्लेशन रेट भी अधिक होता है। वहीं दूसरी तरफ विकसित देशों में जहां इकोनॉमी एक स्टेडी रेट से बढ़ती है, इन्फ्लेशन रेट भी स्टेडी होता है और इन्फ्लेशन एक लो रेट से बढ़ता रहता है। ऐसे में एक डेवलपिंग नेशन की करेंसी तब स्टेबल रहेगी
जब इन्फ्लेशन रेट देश की जीडीपी ग्रोथ रेट के बराबर होगा। अगर इन्फ्लेशन रेट किसी समय 7.7% हो, जैसा कि भारत का इन्फ्लेशन रेट था 2019 में, और जीडीपी ग्रोथ रेट 4.2% हो, जैसे कि 2019 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट था, तो अगर जीडीपी ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन रेट के बीच इस तरह का डिसबैलेंस होगा तो इसका प्रभाव करेंसी के वैल्यू पर नेगेटिव पड़ेगा, तब रुपया कमजोर होगा। अब नेक्स्ट फैक्टर जो करेंसी के वैल्यू को तय करता है वो है इंटरेस्ट रेट। सरकारें इंटरेस्ट रेट को मैनिपुलेट करके देश के करेंसी की कीमत को कुछ समय के लिए कंट्रोल कर सकती है। सरकारें ऐसा अपने सेंट्रल बैंक के जरिए करती है। जब देश का सेंट्रल बैंक रेपो रेट घटाता है तो कमर्शियल बैंक्स द्वारा दिए जाने वाला उधार सस्ता हो जाता है, और ठीक इसके उलट बैंक के फिक्स डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट स्कीम पर मिलने वाला ब्याज कम हो जाता है। इससे गवर्नमेंट बॉन्ड्स की खरीद और निवेश करने के लिए बैंक से लिए जाने वाले उधार में वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, रेपो रेट का मतलब होता है वो इंटरेस्ट रेट जिस पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से शॉर्ट टर्म लोन के रूप में पैसा उधार लेती है। जब रेपो रेट कम होता है तो कमर्शियल बैंक को आरबीआई से लिए गए शॉर्ट टर्म लोन पर कम पैसा ब्याज के रूप में चुकाना पड़ता है। इसलिए बैंक्स अपने ग्राहकों को दिए जाने वाले उधार पर ब्याज कम कर देती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस कस्टमर को जो बैंक के बचत खाते या फिक्स डिपॉजिट में पैसा डिपॉजिट करता है, उसे उसमें मिलने वाला ब्याज कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेपो रेट घटता है तो रिवर्स रेपो रेट भी घटता है। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस पर देश का सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो करता है, यानी रिजर्व रेपो रेट के कम होने पर कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई में पैसा रखने पर कम ब्याज मिलता है। इसलिए कमर्शियल बैंक्स भी अपने कस्टमर्स को उनके बचत खाते और फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखने पर कम ब्याज देती हैं। दोस्तों, थियोरेटिकली जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बिक्री बढ़ती है, जिससे देश में विदेशी करेंसी का इनफ्लो बढ़ता है। इसके साथ साथ लोग ज़्यादा पैसा अलग अलग पर्पसेस के लिए उधार के रूप में लेते हैं, क्योंकि उधार पर उन्हें कम ब्याज चुकाना पड़ता है। इससे इन्वेस्टमेंट और डिमांड दोनों बूस्ट होते हैं। अब नेक्स्ट फैक्टर है पब्लिक डेट, यानी सार्वजनिक ऋण, जो एक देश के करेंसी के वैल्यू को सबसे अधिक प्रभावित करती है। दोस्तों, सरकार का पब्लिक डेट तब बढ़ता है जब बजट में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रेवेन्यू से अधिक हो जाता है, यानी जब सरकार अपनी इनकम से ज़्यादा पैसा खर्च करने लगती है और विदेशों से लिए गए उधार में वृद्धि होने लगती है, तो देश का पब्लिक डेट यानी कि सार्वजनिक ऋण में वृद्धि हो जाती है। एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा पब्लिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए संसाधन जुटाने के लिए किया जाता है, जो लॉन्ग टर्म में देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद ही करता है। लेकिन इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट ये होता है कि इससे देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अगर देश लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए न्यू करेंसी प्रिंट करने लगे तो इससे स्थिति और भी खराब हो सकती है। एक ऐसे देश में जहां इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे देश में फॉरेन इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करने से कतराते हैं, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन प्रॉफिट को बड़ी तेजी से किल करता है। अगर सरकार फॉरेन करेंसी इनफ्लो बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड पर कूपन रेट बढ़ा दे तो इससे सरकार की लायबिलिटी और भी अधिक बढ़ जाएगी। अगर किसी समय ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट बॉन्ड पर तय इंटरेस्ट, जिसे कूपन रेट कहते हैं, सरकारें चुकाने में असमर्थ हो जाएं, तो देश की करेंसी का वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। जैसा जिम्बाब्वे की करेंसी के साथ 1991 में उनके द्वारा लैंड रिफॉर्म करने के बाद शुरू हुआ था। जिम्बाब्वे के रिजर्व बैंक को तब 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के भी करेंसी नोट निकालने पड़े थे। अब जिम्बाब्वे की हालत ये है कि जिम्बाब्वे के लोग जिम्बाब्वे के आरटीजीएस डॉलर के बजाय यूएस डॉलर या किसी दूसरी करेंसी में अपने पैसे कन्वर्ट करके रखना पसंद करते हैं।
जिम्बाब्वे की यह हालत लगातार हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से हुई थी। किसी देश की करेंसी को प्रभावित करने वाला फैक्टर जो देश की करेंसी के वैल्यू को सबसे अधिक प्रभावित करता है वो है देश का सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस। दोस्तों, एक देश जहां इकोनॉमी स्टेबल होती है, करेंसी के वैल्यू में जनरली गिरावट नहीं देखी जाती है। एक देश इकोनॉमिकली स्टेबल तब रह पाता है जब वहां पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी भी साथ में होती है। इराकी नागरिक 2003 के बाद एक दशक तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोच सकते थे, क्योंकि तब इराक युद्ध से गुजर रहा था। 1994 में रवांडा जेनोसाइड के दौरान रवांडन इकोनॉमी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोच सकती थी, जब मेजोरिटी हुतू पॉपुलेशन 20 लाख माइनॉरिटी तुत्सी पॉपुलेशन की हत्या कर रहे थे। 2015 के सीरियन सिविल वार के दौरान सीरिया की इकोनॉमी प्रोस्पेरिटी और स्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोच सकती थी। इसी तरह ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, यमन तब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोच सकते थे जब अरब स्प्रिंग के दौरान वे अपने ऑथोरिटेरियन रिजीम से लड़ रहे थे। जब अफगानिस्तान तालिबान से लड़ रहा था तो अफगानिस्तान इकोनॉमिक और सोशियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोच सकता था। ठीक इसी तरह जब एक देश युद्ध से और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझता है, चाहे वह जातीय और धार्मिक हिंसा हो, दंगे हों और देश की सरकार उन समस्याओं को रिजॉल्व करने में असमर्थ दिख रही हो, तो देश में सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। बड़े बड़े निवेशक ऐसी स्थिति में मौका पाते ही अपना पैसा उस देश से निकाल लेना चाहते हैं और वहां पैसा लगाना चाहते हैं जहां फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उन्हें अच्छा नजर आ रहा हो। ऐसे में नए निवेश के आने का सवाल ही नहीं उठता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी निवेशकों ने 2020 में 16 बिलियन यूएस डॉलर इंडियन मार्केट से निकाल लिए थे और ठीक इसी तरह 2019 में 56 कंपनियां जो चाइना में तब प्रोडक्शन करती थी, जब उन्होंने प्रोडक्शन बंद किया तो वे इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और ताइवान चली गईं। केवल 3 कंपनियां ही भारत आई। दोस्तों, फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो देश की करेंसी के एक्सचेंज रेट को और भी अधिक वर्सन करता है और भी अधिक खराब करता है। हालांकि एक बात हमें वीडियो के आखिर में जान लेनी चाहिए कि एक इकोनॉमी जो ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करती हैं या कहें कि जो एक एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, वहाँ करेंसी के एक्सचेंज रेट का डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होने पर नुकसान के बजाय फ़ायदा अधिक होता है, क्योंकि इससे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की जाने वाली उसके प्रोडक्ट्स दूसरे देशों के एक्सपोर्ट्स के मुकाबले सस्ते हो जाती हैं। इससे उस देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है। लेकिन अगर एक इकोनॉमी ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करती है और ऐसे में अगर उसके करेंसी की कीमत बढ़ जाती है, करेंसी मजबूत हो जाता है, तो वहाँ इंपोर्टेड प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, जिससे वहाँ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की मांग में वृद्धि होगी, जो देश के लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छी बात नहीं होगी। चाइना पर अक्सर ये आरोप लगता है कि चाइना अपनी करेंसी को अंडर वैल्यू करता है ताकि उसका एक्सपोर्ट दूसरे देशों में सस्ता हो सके। दोस्तों, एक देश की करेंसी का वैल्यू दूसरे देश की करेंसी के मुकाबले क्या होगा, ये कंप्लीटली एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करता है और उतना ही दूसरे देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करता है जिसकी करेंसी से उसकी तुलना की जा रही है। इसे देश के सम्मान और अपमान जैसे बचकानी मूर्खता से नहीं आंका जाना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नई वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।